हमने जो वेव ऑप्टिक्स वाला अपना चैप्टर चल रहा था उसमें इंटरफेरेंस पूरा कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन, और मैं ट्राई करूँगा कि आज ही इसका समापन भी कर दिया जाए। डिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है? होता क्या है? व्हेन एनी वेव, व्हेन एनी प्रोपगेटिंग वेव, व्हेन एनी प्रोपगेटिंग वेव come across, when any propagating wave come across an obstacle or an aperture, then it may slightly bend from the sharp corners of the obstacle or aperture, and enters into the shadow zone. This is called diffraction. This phenomenon is called diffraction. This phenomenon is called diffraction. देखिए क्या कह रहा हूं मैं। When any propagating wave कम अक्रॉस एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर, जैसे कोई वेव जा रही है ना, अब रास्ते में कोई रुकावट आ गई या कोई दरवाजा आ गया, अपर्चर ओपनिंग आ गई है ना, जैसे मान लो खिड़की में कोई छेद है या लाइट जा रही थी या वेव जा रही थी, रास्ते में कुछ आ गया, तो ये चीज़ है ना। तो क्या होता है कि जो वेव होती है ना, इट बेंड स्लाइटली फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर and enters into the shadow zone. This phenomenon is called diffraction. जैसे हम शैडो बन जाती है हर चीज़ की, अब कुछ वेव उस शैडो जोन के अंदर ही पहुंच गई, शैडो में ही पहुंच गई, तो दैट इज डिफ्रैक्शन। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक छोटा सा कोई डिस्क रख दिया हमने छोटा सा डिस्क रख दिया, राइट। अब यहाँ से सपोज कोई सोर्स है, लाइट आ रही है, अब क्या हुआ, लाइट इस डिस्क पर आई और डिस्क पर आ करके यहाँ पर जैसे डिस्क के जो कॉर्नर्स हैं ना, इन कॉर्नर्स से थोड़ा सा टकराई और टकरा के थोड़ी सी इधर चली गई, थोड़ी सी इधर चली गई। अब ये शैडो रीजन में चली गई, ये जो शैडो रीजन में लाइट चली गई ना, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। इधर गई है ये, इट इज नॉट डिफ्रैक्शन, है ना, दिस इज डिफ्रैक्शन, इट इज नॉट डिफ्रैक्शन, क्योंकि ये तो मतलब अपने तरीके से जा रही है। बैंड होने को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं बेसिकली। सीधी चीज जो निकल जाती है ना, उसको डिफ्रैक्शन नहीं कहते हैं। तो बैंड होना, बेंडिंग ऑफ वेव मोशन, ध्यान दो, बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स, ऐसे लिखो आप, इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। ये सिंपल पर डेफिनेशन हो गई, एकदम सिंपल। बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम शार्प कॉर्नर्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। अब देखिए, ग्रिमाल्डी फर्स्ट डिस्कवर्ड इट, ग्रिमाल्डी है ना, ग्रिमाल्डी फर्स्ट डिस्कवर्ड इट, कि ऐसा होता है, डिस्कवर्ड इट, है ना। चलिए अब देखिए क्या होता है, ग्रिमाल्डी ऑब्जर्व्ड that diffraction takes place, diffraction takes place
व्हेन साइज ऑफ, ध्यान दीजिए, ग्रिमाल्डी ऑब्जर्व दैट डिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस व्हेन साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और अपर्चर. Grimaldi observed that diffraction takes place when size of the obstacle or aperture be of the order of wavelength of wave, है ना. यानी कि जो साइज है ऑब्स्टेकल की या वो जो है ना लैम्डा के ऑर्डर की हो, 10 गुना ज़्यादा हो तो चलेगा, 50 गुना ज़्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी हो जाए तो फिर नहीं चलेगा. तो ये ऑब्जर्वेशन था. अब देखिए, जैसे हमारी साउंड वेव है, तो साउंड वेव की जो लैम्डा होती है वो मिलीमीटर से लेकर के फ्यू मीटर तक के रेंज की होती है. जो हमारी टीवी और मोबाइल वेव होती है, टीवी और मोबाइल वेव, इसकी जो लैम्डा है ये भी फ्यू मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक की रेंज होती है. लेकिन जो लाइट वेव है, लाइट वेव बेटा, इसकी जो रेंज होती है ना वो 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक की होती है. अब ये बड़ी छोटी होती है, ध्यान दो. दिस इज़ वेरी स्मॉल, दिस इज़ बिग एनफ. देखो, हमारे घरों के अंदर खिड़की दरवाजे जो होते हैं, हमारे घरों के अंदर खिड़की दरवाजे जो होते हैं ना, उनकी साइज़ मीटर में, सेंटीमीटर में यही होती है ना. खिड़की की साइज़ क्या होती है? 1 मीटर, 1.5 मीटर. दरवाजे की साइज़ क्या होती है? 2 मीटर. तो वो आपका जो है ना, साउंड बड़े आराम से डिफ्रैक्शन होती है. साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत कॉमन होता है. तो साउंड डिफ्रैक्शन इज कॉमन. कैसे साउंड डिफ्रैक्शन कैसे कॉमन है? आप एक कमरे में गाना बजाइए, दूसरे कमरे में सुनाई देगा. आप एक कमरे के अंदर बातें करिए, दूसरे कमरे में सुनाई देगा. रोड पर कोई बैंड बज रहा है तो आपको घर में सुनाई दे जाएगा. ये साउंड डिफ्रैक्शन इज वेरी कॉमन ड्यू टू लॉन्ग वेवलेंथ. तो साउंड का डिफ्रैक्शन तो रोज ही होता है, हमेशा ही होता है, दिखता ही रहता है, हैं? इस कमरे में से बात करो, साइड में सुनाई देगी. आपका पड़ोसी गाना सुन रहा है, आप भी सुन लो, होता ही है ना. हाँ, कई पड़ोसी जोर से गाना बजाते हैं, अब गाना बजाते हैं आप भी सुन ही रहे हो. ये क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड है. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पड़ोसी अपने घर में लाइट जलाए और आप पढ़ाई कर लो उस लाइट में. देखो, पड़ोसी गाना बजाए, आप गाना सुन लो, ये तो होता है. लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या कि पड़ोसी जो है अपने कमरे में लाइट जलाए, पढ़ाई आप अपने कमरे में कर लो? ये इम्पॉसिबल है. तो लाइट का डिफ्रैक्शन इतना कॉमन नहीं है, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम है. तो लाइट के डिफ्रैक्शन के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, है ना. तो टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, to observe diffraction of light, we need to do, to observe diffraction of light we need to do some experimental arrangements. इतना आसान नहीं है साहब लाइट का डिफ्रैक्शन, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन तो हो ही जाता है. जैसे मान लो आपने रात को जो है ना, अगर आपके घर में एक कमरे की लाइट जल रही है तो थोड़ा उजाला चारों तरफ आ ही जाता है ना. मान लो आपके घर में एक हॉल है, 5 कमरे हैं, किचन है. अब आपने किचन की लाइट जला दी तो लगभग थोड़ा उजाला हॉल में भी आ ही जाता है ना. थोड़ा साइड वाइड के रूम में भी पहुंच ही जाता है लाइट. मतलब एक उतनी नहीं पहुंचती, लेकिन फिर भी कम से कम कंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है कि आप वॉक कर सकते हो, एकदम अंधेरा नहीं होता, है ना. तो हम जो है लाइट का डिफ्रैक्शन अगर पढ़ना है तो हमें एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करने पड़ेंगे. साउंड वाला तो ऐसे ही हो जाता है. मोबाइल टीवी का बड़ा ज़ोरदार डिफ्रैक्शन होता है क्योंकि वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, मेनी किलोमीटर्स तक की होती है. तो क्या होता है, मोबाइल जो है देखो आप जेब में भी रखा हो तो भी पहुँच जाता है ना. ये जो है बड़े वेवलेंथ के परिणाम हैं. छोटी वेवलेंथ बड़ी मुश्किल हो जाती है. चलिए अब हम बात करेंगे कि फंडामेंटली डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है. तो देखिए, डिफरेंस इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये हम थोड़ा
मतलब इसको बात करना चाहते हैं, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। देखो बेटा, इंटरफेरेंस में क्या खास बात होती है कि दो एकदम क्लियरली डिस्टिंक्ट मतलब कि सोर्स ऑफ इंटरफेरिंग वेव होता है ना। तो इंटरफेरेंस में सबसे पहली बात होती है टू क्लियरली डिस्टिंक्ट सोर्सेज ऑफ लाइट आर देयर, है ना। सुपरपोजिशन takes place between two superposition takes place between two, ध्यान दो, सुपरपोजिशन takes place between two distinct sources। सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट सोर्सेस, ठीक है। दो एकदम अलग अलग डिस्टिंक्ट सोर्सेस से सुपरपोजिशन होता है, नंबर वन। अब यहां पे क्या होने वाला है वो देखो आप, कि डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, इन डिफ्रैक्शन सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस between multiple waves coming from a single wave front। एक्चुअली क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। एक्चुअली any wave front is having large number of, और प्रोड्यूसिंग करो ना, एक्चुअली any wave front always produces large number of secondary wavelengths, है ना। large number of secondary waves। आपको हमने पढ़ाया था कि सेकेंडरी वेव्स निकलती है, इससे ही वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। जैसे सोर्स में से एक वेव फ्रंट निकला, उसकी सेकेंडरी वेव फ्रंट निकलती जाती है। तो अब देखिए इंटरफेरेंस में क्या होता था कि जैसे आपके दो एकदम सोर्स बनते थे अलग से, कोहेरेंट सोर्सेज, तो हम दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाते थे अलग अलग तरह से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर, या बिलेट्स स्प्लिट लेंस, या मतलब अलग अलग तरीके से, है ना। तो ये दो बनते थे अलग अलग, और फिर इन दोनों की लाइट जाती थी, उनमें कहीं ना कहीं इंटरफ्रेंस होता था, सुपरपोजिशन होता था दोनों में, तो इंटरफ्रेंस बनता था। यहाँ क्या होता है कि आपका एक सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रही है तो ये वेव फ्रंट हुआ। अब ये वेव फ्रंट जो होते हैं ना, कितने वेव फ्रंट होते हैं, बहुत सारे वेव फ्रंट होते हैं, बस बनते ही चले जाते हैं। अब कोई सा भी एक वेव फ्रंट ले लो आप, इस वेव फ्रंट के जितने पॉइंट होते हैं, बताओ एक वेव फ्रंट पे कितने पॉइंट होते हैं, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ वेव फ्रंट, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो वेव फ्रंट पर ये जितने भी पॉइंट होते हैं, इन सब पॉइंट से वेव जो निकलती है, तो एवरी पॉइंट इज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ, यानी कि हर पॉइंट एक सोर्स ऑफ लाइट है। हर वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट, ऑल पॉइंट्स आर सोर्स ऑफ लाइट। अब ये जितने भी सोर्स ऑफ लाइट है ना, सारे के सारे से वेव निकलती है। अब वो जो मल्टीपल सोर्सेज बन गए हैं, उनके अंदर सुपरपोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। तो इंटरफेरेंस में तो फिक्स है
कि दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज हैं, दो डिस्टिंक्ट सोर्सेज का वो होता था, क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन होता था और हम एनालिसिस कर लेते थे मस्ती से। यहाँ तो इनफाइनाइट सोर्सेज का हो रहा है, मल्टीपल सोर्सेज का इंटरफ्रेंस हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं इन शॉर्ट diffraction can be considered as a grouped phenomenon of multiple interferences due to multiple wavelets from a single wave front। अकेले वेव फ्रंट से क्या होता है, बहुत सारी वेव्स आती हैं और उन वेव्स के अंदर आपस में इंटरफेरेंस होता है और वो इंटरफेरेंस कलेक्टिवली डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो ये बड़ा ही एक बड़ा जोरदार बात है। यहाँ तक बस क्लियर हो गया आपका, लेकिन यहाँ पे अब बड़ा मिक्सिंग हो रहा है, मर्जिंग हो रहा है, लेकिन होता है। अब देखिए इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में जो है ना अंतर जो है, ये सबसे बड़ा अंतर था जो मैंने आपको बता दिया। अब और दो तीन अंतर बता देता हूँ आपको, कोई खास बात नहीं है। इंटरफेरेंस जो होता है ना, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ द फ्रिंजेज आर सेम, सबकी साइज सेम होती है ना। इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रिंजेज आर सेम, एंड एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रिंजेज आर सेम, सबकी इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ जो होता है ना, साइज ऑफ द फ्रिंजेज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न आर नॉट सेम। अलग अलग साइज की फ्रिंज बनती है इसमें डिफ्रैक्शन पैटर्न, है ना। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी आर आल्सो नॉट सेम, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आर आल्सो नॉट सेम। इंटरफेरेंस में सेम होता था, यहाँ पर सेम नहीं होते हैं, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शंस। तो देखो जी, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है बेटा। तो देखिए डिफ्रैक्शन जो है ना, दो टाइप के होते हैं। एक डिफ्रैक्शन होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। देखिए फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये फ्रॉनहोफर में देख लेना, स्पेलिंग में ओ डबल एफ आएगा, क्या आएगा वो देख लेना आप, है ना। फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। एक्चुअली फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के अंतर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, है ना। हाँ, इसमें देखिए आप क्या होता है, डिस्टेंसेज बिटवीन सोर्स स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल और अपर्चर,
आर फाइनाइट, मतलब फाइनाइट डिस्टेंसेज होती है, मीटर 2 मीटर की डिस्टेंस होती है, ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस नहीं होती। फ्राउनहोफर में क्या होता है कि वी कीप infinite distance, we keep infinite distance between source, screen and obstacle, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अब यहाँ मुसीबत आ रही है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस लाओगे कहाँ से जी? ये तो देखो फाइनाइट डिस्टेंसेज है ना, मीटर 2 मीटर 4 मीटर चलता है, यहाँ तो इनफाइनाइट डिस्टेंस चाहिए। तो हम पता क्या करते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस सच में तो मिलती नहीं है कभी दुनिया में। हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली लैब में क्रिएट कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटली लैब में क्रिएट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? जैसे एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, यहाँ हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर, फोकल लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर। अब सोचो, अगर एक पॉइंट सोर्स से लाइट आई और फोकल लेंथ के बराबर हुई तो क्या हो जाएगी? पैरेलल बीम बन जाएगी। यही पैरेलल बीम, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रही है, यानी सच में इनफाइनाइट नहीं है, हमने इनफाइनाइट पैदा कर दिया है। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसमें फ्रेनेल में जो वेव फ्रंट होता है ना, वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, है ना। इसमें जो वेव फ्रंट आएगा प्लेन हो जाएगा, है ना। वेव फ्रंट बिकम्स प्लेन, हम प्लेन बना देते हैं जी, होता नहीं है तो बना देते हैं। यहाँ पे तो क्या होता है कि स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल रहता है, क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंसेज हम बनाते हैं, राइट। यहाँ क्या होता है, इसके अंदर नो यूज ऑफ लेंसेज का कोई यूज नहीं होता बेटा। इसमें क्या होता है, यूज ऑफ लेंसेज आर यूज्ड, लेंसेज जरूर करते हैं यूज में, क्योंकि उसी से तो बनेगी फाइनाइट इनफाइनाइट जो बननी है। लेंसेज आर यूज्ड, राइट। इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न may be bright or dark, इसमें सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न एक मिनट जरा यार, रिकॉर्डिंग भी हो रही है कि नहीं? हाँ, सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑलवेज ब्राइट, हमेशा ब्राइट ही होगा साहब, डार्क कभी भी नहीं बनेगा, सेंटर हमेशा ब्राइट होगा, राइट। अच्छा जी, सेंटर ऑफ ये तो हो गया, ओके। हाँ, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी of the waves are different due to different obliquity। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिफरेंट ऑब्लिक्विटी समझने की कोशिश करिए आप। ऑब्लिक्विटी मतलब जैसे आपका पॉइंट सोर्स है, अब पॉइंट सोर्स से आपके लाइट निकली, अब मान लो यहाँ जा रही है, तो यहाँ जा रही है तो अगर ये एक जा रही है सीधी, दूसरी जा रही है एंगल पर, हर लाइन की ऑब्लिक्विटी अलग अलग है, एंगल अलग अलग है। अब वो क्या होगा कि जैसे लाइट जा रही है अलग एंगल है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर अलग एंगल से जा रही है तो एम्पलीट्यूड अलग होगा, इंटेंसिटी अलग होगा, बताया था ना आपको। प्रेशर अलग आएगा, फोर्स अलग आएगा, सब कुछ अलग आएगा।
तो इसलिए उसकी इंटेंसिटी जो है डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी माने अलग अलग एंगल के कारण। समझ रहे हो ना? ओके, यहां क्या होता है, यहां ये होता है कि एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स इज सेम, है ना? एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव्स आर सेम एज नो ऑब्लिक्विटी, एज नो ऑब्लिक्विटी, कोई ऑब्लिक्विटी नहीं है साहब, ऑब्लिक्विटी है ही नहीं। तो इसलिए एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव आर सेम एज नो ऑब्लिक्विटी, कहीं ऑब्लिक्विटी हुई नहीं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन, फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन is a specific case. Fraunhofer diffraction is a specific case of more generalized Fresnel diffraction. More generalized Fresnel diffraction. Fresnel diffraction जो है ना बेटा, वो जनरल केस है। इसमें फ्रॉनहोफर में हमने स्पेसिफिक बना दिया, लेंस वगैरह लगा लो करके स्पेसिफिक बना दिया कि भैया ऐसे ही जाएंगे अब। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो सिंगल स्लिट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो सिंगल स्लिट, नैरो सिंगल स्लिट। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है वही हमारे सिलेबस में है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन आपके सिलेबस में नहीं है। और सिंगल स्लिट बहुत छोटी सी, हम एक पतली सी स्लिट लेंगे, उसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट पहुंचाएंगे, फिर प्लेन वेव फ्रंट का क्या हाल होता है वो हम देखेंगे, राइट? तो मैं कर रहा हूँ प्लेन वेव फ्रंट का हाल। ये यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं हम, और इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। और ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, यहाँ पर उनके बीच की दूरी फोकल लेंथ के बराबर होती है, प्लान करके लगाते हैं, योजना बना करके। अब यहाँ से जो लाइट आ रही होती है वो एकदम यहाँ से पास होने के बाद पैरेलल लाइट हो जाती है। इसे कहते हैं कि इनफाइनाइट से आ रही है, पैरेलल लाइट बीम है, इसका मतलब इनफाइनाइट से आ रही है। तो वी हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल इनफाइनाइट इन द लैब, लैब के अंदर हमने इनफाइनाइट पैदा कर दिया, राइट? अब देखिए, यहाँ पर हम एक अपर्चर लगा देते हैं, जैसे एक कार्डबोर्ड का कट्टा लेकर के उसमें एक छेद कर दीजिए आप, तो आप उसके अंदर एक होल बना दीजिए। ये हमने कार्डबोर्ड का गद्दा लिया, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन मैं बड़ा बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी है ना, इसलिए। ये बेटा एक हमने यहाँ पे एक स्लिट बना दी है, नैरो स्लिट, नैरो स्लिट। इस स्लिट की जो साइज होती है ना, स्लिट की जो साइज होती है वो 1-2 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, हाँ, ज़्यादा साइज नहीं होती, 1 मिलीमीटर, हो सके तो उससे भी कम। ये मैंने इसको जानबूझ के बड़ा बनाया है जिससे कि हम कैलकुलेशन कर सकें, समझा सकें आपको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना बेटा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये इसका सेंटर है, ये जो अपर्चर है इसके डायमीटर को मैं ए कह देता हूँ, ये सर्कुलर अपर्चर है ना? सर्कुलर अपर्चर ऐसा होता है, इसी में बना दूँ क्या मैं सर्कल? चलिए मैं इसी में सर्कल बना देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये ऐसा अपर्चर है, रास्ता खुला हुआ है ना? ये इसका डायमीटर ए है। ए इज व्हाट? डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर। ठीक, अब ये डायमीटर ऑफ सर्कुलर अपर्चर है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ। प्लेन वेव फ्रंट है जो इनफाइनाइट से आ रहा है। ये जो लाइट आती है, कितनी वेव्स आती है साहब यहाँ पे बताना, कितनी वेव्स आती है साहब? अनकाउंटेबल वेव्स आती है।
अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, बहुत सारी वेव जाती हैं, बहुत सारी वेव जाती हैं। इसको कहते हैं वेव फ्रंट। बंच ऑफ द वेव, ग्रुप ऑफ द वेव इज कॉल्ड वेव फ्रंट, राइट। अब जब ये वेव फ्रंट यहाँ आ गया है तो यहाँ पर आकर के जब ये वेव गिरती हैं, ये कॉर्नर्स हैं, तो पता है क्या होता है कि अगर ये कॉर्नर्स पे जाके टक्कर होती है तो वो ऊपर या नीचे कहीं भी मुड़ जाता है, कहीं भी मुड़ जाता है। तो देखिए, अगर मान लो ये ऊपर की तरफ मुड़ गया तो सीन ऐसा होता है, सारा वेव फ्रंट मुड़ जाता है एक साथ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं कि एक वेव मुड़ती है, एक वेव नहीं मुड़ती, सारा वेव फ्रंट मुड़ता है। इसके पीछे कारण है ना कि वेव फ्रंट में जो वेव जा रही हैं उनके अंदर फोटॉन्स हैं, तो अगर एक फोटोन टेढ़ा हुआ तो सबको टेढ़ा कर देता है। वो रास्ते में ही चलते हैं ना, सब एक साथ मिलके चलते हैं, तो ये ऐसा हुआ। अगर मान लो कोई वेव नीचे की तरफ मुड़ गई है तो फिर नीचे मुड़ गई है, मतलब आप समझने की कोशिश करिए, ऐसे मुड़ गई है। ओके, अब हम यहाँ पर एक और लेंस लगाते हैं, यहाँ पर एक और लेंस लगाते हैं ना। ओके, यहाँ एक स्क्रीन लगाते हैं, स्क्रीन। इस स्क्रीन का जो प्लेसमेंट करते हैं ना वो इसकी फोकल लेंथ के बराबर करते हैं। इट इज कॉल्ड एज एफ, इसको हम कह देते हैं F1। F1 ये जो फर्स्ट लेंस है ना जिसकी फोकल लेंथ F1 है, दिस लेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इस लेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये लेंस केवल एक काम कर रहा है, पैरेलल बनाने का, और कुछ नहीं कर रहा। तो पैरेलल बनाने के लिए आप कोई सा भी लेंस काम में ले सकते हैं, जिसकी फोकल लेंथ पे आप रख देंगे पैरेलल निकल जाएगी। ये वाला लेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेंस हमारे डिफ्रैक्शन को कलेक्ट करेगा। ये लेंस हमारे डिफ्रैक्शन को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा, डिफ्रैक्शन को इकट्ठा करेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफ्रैक्शन को इकट्ठा करेगा। कैसे करेगा? यहाँ से ये जो लाइट गई है ना ऊपर, जो ऊपर गई है उसको ऊपर इकट्ठा कर देगा, जो नीचे गई है उसको नीचे इकट्ठा कर देगा, ऊपर वाले को ऊपर इकट्ठा कर देगा, नीचे वाले को नीचे इकट्ठा कर देगा। देखो, जो ऊपर गई है उसको ऐसे इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा, यहाँ पर सारी लाइट्स को कलेक्ट करेगा, कॉन्वर्जेंस विल बी डन हियर। अब यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा, या तो ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा, दैट वी विल सी कि क्या बनता है। करेक्ट। इसी तरीके से जो लाइट नीचे आ रही है उसको यहाँ कलेक्ट किया जाएगा, कहीं कलेक्ट किया जाएगा जी। तो अब यहाँ पर फिर कुछ बनेगा, डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, आई डोंट नो। ये तो आपका टर्निंग हो गया, ऊपर या नीचे टर्न होगा। करेक्ट। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी भी होंगी जो बिल्कुल टर्न नहीं होंगी, सीधी ही निकल जाएंगी। तो जो सीधी निकलेंगी उनका क्या हाल होगा? सीधी वाली वेव्स, सीधी वाली वेव्स, सीधी वाली वेव्स, तो साहब जो सीधी निकलेंगी ना वो एकदम सेंटर पर आकर के कलेक्ट होंगी। ये जो सेंटर पर आकर के कलेक्ट हो रही है ना, ये हर हालत में ब्राइट स्पॉट बनाएंगी, ये हर हालत में ब्राइट स्पॉट बनाएंगी। इसे कहते हैं सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा साहब ऐसा? कारण बड़ा सिंपल है। ये जो वेव्स आ रही हैं और जो सेंटर पर मिलेंगी, इनके सबके बीच पाथ डिफरेंस जो है ना 0 आएगा। और जब पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है तो वहाँ ब्राइट स्पॉट ही बनेगा, ब्राइट स्पॉट ही बनेगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है, ये जो वेव थीटा एंगल से घूम गई है, थीटा एंगल, थीटा एंगल, थीटा एंगल, इस बेटा थीटा एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ध्यान देना, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। अब देखो, ये जो अपर्चर है ना, इसके 2 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर को मैं कहता हूं P, देखो अपर्चर का ये वाला कॉर्नर, दिस कॉर्नर आई कॉल एज P, है ना, दिस कॉर्नर आई कॉल एज Q। ओके। अब P से भी रेज जाती हैं, Q से भी रेज जाती हैं, है ना। A इसका डायमीटर है, A इसका डायमीटर है। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बन ही गया। अब हमारा सवाल है यहाँ क्या बनेगा? दिस इज आवर क्वेश्चन मार्क। ये जो हुआ थीटा डेविएशन के साथ में निकला है, थीटा डेविएशन के साथ में निकला। देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइट होती है ना,
इसका जो पाथ डिफरेंस आता है वो बिल्कुल उसी तरह से आता है जैसा हमने इंटरफेरेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैंने पता है क्या किया था आपको, मैं बता रहा हूँ क्या किया था। यहाँ से मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की थी, इसको मैंने कहा था पाथ डिफरेंस, इसको मैंने कहा था पाथ डिफरेंस, है ना। तो देखिए आज मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम द कॉर्नर्स P एंड Q, है ना, एट एंगल थीटा। तो देखिए मैं आगे लिखने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनना। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, path difference between two waves emerging out from corners P and Q at angle of diffraction theta will be equal to, सोचिए क्या था, path difference between two waves emerging out from corners P and Q at angle of diffraction theta is equal to, सोचिए क्या था, वो था A sin थीटा। ये आपको उस समय पढ़ाया था, आप देखिए वहाँ भी हमने D sin थीटा पढ़ाया था, फिर tan थीटा लिया था हमने अलग, sin थीटा और नियरली और tan थीटा को हमने नियरली इक्वल कहा था। ये A sin थीटा पाथ डिफरेंस है P और Q के बीच। अब देखो फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा, दोनों की अलग अलग कंडीशन बता रहा हूं मैं। मैक्सिमा की कंडीशन साहब ब्राइट की कंडीशन है A sin थीटा बराबर n लैम्डा, और मिनिमा की कंडीशन है A sin थीटा बराबर, नहीं सॉरी उल्टा लिख गया मैं। एक काम करो, पहले मिनिमा लिखो बाद में मैक्सिमा लिखो, इसमें थोड़ा सा मामला यहाँ अलग आएगा, है ना। आई एम सॉरी, फॉर मिनिमा पहले लिख रहा हूँ, मैक्सिमा बाद में लिखूंगा। फॉर मिनिमा A sin थीटा बराबर n लैम्डा, है ना, और फॉर मैक्सिमा A sin थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये क्या चक्कर है भाई, ये मामला उल्टा कैसे हो रहा है, और मिनिमा के लिए ये और फॉर मैक्सिमा के लिए। देखिए कारण मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल कारण है, बहुत ही सिंपल। होता क्या है कि जो वेव्स एकदम सेंटर से आ रही हैं स्ट्रेट, उनमें तो कोई समस्या है ही नहीं, मतलब उनमें तो क्या पाथ डिफरेंस 0 होगा, इसलिए यहाँ मैक्सिमा ही आएगा, हमेशा मैक्सिमा आएगा, ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी सेंटर पर। लेकिन जो ऊपर जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर एक वेव गई ऊपर, यहाँ से एक वेव गई ऊपर, बेटा बीच से भी एक वेव जाएगी ऊपर। कितनी वेव्स हैं ये बताइए? बहुत सारी वेव्स हैं जी, बहुत सारी वेव्स हैं, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल है। अब आप एक बात सोचिए कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, तो भाई P एंड Q के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो ये जो बीच वाला पॉइंट अगर हम चेक करें तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाई 2 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा लैम्डा बाई 2 आएगा यहाँ पर, और ये पूरा का पूरा लैम्डा बाई 2 आएगा यहाँ पर। अब समस्या पता है क्या हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 2 और यहाँ से यहाँ तक का लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस मिल करके डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कर देते हैं, डेस्ट्रक्टिव, और डेस्ट्रक्टिव के कारण पूरा का पूरा डार्क हो जाता है। तो इतना बड़ा लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस और यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, दिस वेव करस्पॉन्डिंग टू दिस वेव करस्पॉन्डिंग टू दिस वेव करस्पॉन्डिंग टू दिस, लैम्डा बाई 2 के पाथ डिफरेंस मिल करके क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर दिया।
डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आपका क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगी। इसी तरीके से अगर ये 2 लैम्डा होता पाथ डिफरेंस तो क्या होता, फिर 2 लैम्डा होता तो इसके 4 टुकड़े करते हम, तो लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू डिस्ट्रॉय हो जाता सारा। जब जब लैम्डा बाई टू 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 के इवन टुकड़े बनेंगे, इवन टुकड़े, इवन टुकड़े, तब तब डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क स्पॉट बनेगा। उसका कारण बड़ा सिंपल सा है कि अगर मान लो हमारे पास में एक स्लिट है, मैं चलो इसको थोड़ा सा साइड में लेके समझाता हूँ। जैसे यहाँ एक स्लिट है ना, अब देखो यहाँ से यहाँ का अगर गैप सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप सपोज 10 लैम्डा है, पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा है। अब पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा है तो आप इसके 20 पार्ट करिए, एवरी पार्ट के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू आ जाएगा, और ये सारे के सारे कितने 20 होंगे। एक लैम्डा बाई टू दूसरे लैम्डा बाई टू को डिस्ट्रॉय करेगा, एक लैम्डा बाई टू दूसरे लैम्डा बाई टू को डिस्ट्रॉय करेगा, तो आपके पास टोटल 20 लैम्डा बाई टू है। 10 लैम्डा पाथ डिफरेंस था, 20 लैम्डा बाई टू है, तो 20 लैम्डा बाई टू जो है ना वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते 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 पूरा डिस्ट्रक्ट कर देंगे और ख़त्म था, यानी क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज बनेगा, राइट। लेकिन अगर मान लो ये जो है ना दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस जो है, दो स्लिट्स के बीच का डिफरेंस जो है अगर 17.5 लैम्डा हो, या चलो 9.5 लैम्डा ले लो। अब ये 9.5 लैम्डा में आप जरा सोचिए कितने लैम्डा बाई टू बनेंगे। 9.5 लैम्डा के अंदर ये बनेंगे 19 इंटू लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू के 19 हिस्से बनेंगे, टुकड़े। अब लैम्डा बाई टू एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो अब देखो 19 लैम्डा बाई टू है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 18 लैम्डा बाई टू प्लस 1 लैम्डा बाई टू। 18 तो खत्म और एक जिंदा बचेगा, तो वहां पर आपके चमक आएगी, वहां पर आपके चमक आएगी। अब देखो ये जो आपको रिजल्ट समझ में आ गया ना, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे a साइन थीटा बराबर n लैम्डा है। अब n लैम्डा का मतलब n बराबर 1, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा ये सारे हैं, राइट। अब अगर मान लो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो लैम्डा बाई टू के 2 हिस्से होंगे, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस आ रहा है तो लैम्डा बाई टू के 4 पार्ट होंगे, 4 इवन है ना। ये 3 लैम्डा बाई टू के तो लैम्डा बाई टू के 6 पार्ट होंगे। ये सारे एक दूसरे को खत्म करते जाएंगे, यानी एक लैम्डा बाई टू पार्ट दूसरे लैम्डा बाई टू पार्ट को डिस्ट्रक्ट करेगा, खत्म करेगा, राइट। लेकिन अगर ए साइन थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई टू है, अब आपका मामला डिफरेंट हो गया। देखो आप n बराबर 1 रखो तो 3 लैम्डा बाई टू आएगा, 5 लैम्डा बाई टू आएगा, 7 लैम्डा बाई टू आएगा, 9 लैम्डा बाई टू आएगा, है ना, 11 लैम्डा बाई टू आएगा। इस तरह से ये आता चला जाएगा। 3 लैम्डा बाई टू में क्या होगा आपके कि लैम्डा बाई टू के 3 पार्ट बनेंगे। 2 लैम्डा बाई टू एक दूसरे को खत्म कर देंगे, 1 लैम्डा बाई टू जिंदा बचेगा। 5 लैम्डा बाई टू में लैम्डा बाई टू के 5 पार्ट बनेंगे, 4 खत्म 1 जिंदा, 3 ये 7 बनेंगे, 7 बनेंगे ना, 6 मुर्दा 1 जिंदा, ये 9 लैम्डा बाई टू बनेंगे, 8 मुर्दा 1 जिंदा, समझ गए। वो 1 बचेगा। अब इसमें क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा आएगी और फिर इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि टुकड़े कर रहे हैं। देखो एक बात सुनो, आपने पहले एक चपाती के 3 टुकड़े करो, एक चपाती लो और 3 टुकड़े करो, हो गया टुकड़ा। देख लिया आपने टुकड़े की साइज़ देख ली। फिर आप एक चपाती के 5 टुकड़े करो, फिर आप एक चपाती के 7 टुकड़े करो, फिर 9 टुकड़े करो, फिर 11 टुकड़े करो। चपाती के टुकड़े की
जो साइज है वो छोटी होती चली जाएगी, यानी एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा, इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, राइट। ये आपकी जो है ना मैक्सिमा की कंडीशन है और ये मिनिमा की कंडीशन है, राइट। तो देखिए हमने ये आपको यहाँ पे बता दिया, कहाँ गया, ये रहा, ये आपकी मिनिमा की कंडीशन है और ये मैक्सिमा की कंडीशन है ना। अब देखो ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा है ना, ये कंडीशन बड़ा मिनिमा की है, मिनिमा की है। तो मैं कहूँगा कि साइन थीटा 1 या साइन थीटा n इट इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए, एन लैम्डा बाई ए, है ना। n इक्वल टू आप 1 2 3 4 रखेंगे तो आपके मिनिमा की कंडीशंस आती चली जाएंगी, मैक्सिमा की कंडीशन वैसे आएंगी, करेक्ट। अब हम साइन थीटा में और इंटेंसिटी में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो देखो जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और साइन थीटा एंड इंटेंसिटी। देखो जी, तो मैं यहां पर ऐसा करता हूं, साइन थीटा ले लेता हूं, या चलो इधर एक काम करते हैं, इधर ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना। इधर मान लेते हैं साइन थीटा की वैल्यूज हैं, इधर मान लेते हैं साइन थीटा की वैल्यूज हैं, दोनों साइड होंगी ना। अगर मान लो यहाँ से डिफ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पे सपोज सोर्स ऑफ लाइट है, फिर ये आपने एक लेंस रखा, फिर आपने ऑब्स्टेकल रखा, है ना, ऑब्स्टेकल रखा है, एक मिनट, फिर यहाँ से ये लाइट आई, यहाँ से पैरेलल हुआ है ना, पैरेलल हुआ था, इस तरह से पैरेलल लाइट आई, फिर यहाँ से डिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से डिफ्रैक्शन हुआ ना, फिर यहाँ पे जा करके कुछ बनेगा, उसको मैं अभी ख़राब नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। सबसे तेज इंटेंसिटी यहाँ आएगी, क्योंकि सेंट्रल जो पॉइंट है वो ब्राइट स्पॉट है, बहुत बढ़िया इंटेंसिटी आएगी और ये सीन ऐसा बन जाएगा। मैं अगर इंटेंसिटी वाली एक्सिस ये बना दूँ कि दिस इज द इंटेंसिटी एक्सिस, दिस इज द इंटेंसिटी एक्सिस, है ना, तो ये सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। फिर देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या क्या आएंगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी, हमने कहा था साइन थीटा बराबर क्या, एन लैम्डा अपॉन ए इज द साइज ऑफ अपर्चर। तो अब एन बराबर आप 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई ए आएगा, फिर आप एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 लैम्डा बाई ए आएगा, एन बराबर 3 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई ए आएगा, फिर आपके 4 लैम्डा बाई ए आएगा, समझ रहे हो ना। फोर लैम्डा बाई ए, इस तरह से आपके आता चला जाएगा। इधर भी लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा अपॉन ए, 3 लैम्डा अपॉन ए, 4 लैम्डा अपॉन ए, इस तरह से ये आता रहेगा बेटा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये सीन है आपका, अरे एक मिनट, ये गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं, अब बात को समझने की कोशिश करिए। इधर से अच्छा बनाता हूँ, इधर से वो मैं वैसा ही इधर बनाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा इधर अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। बस फिर खत्म हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है I0, उसके बाद में इसकी इंटेंसिटी गिरती चली जाती है। जो I0 अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी I0 है, तो दूसरे नंबर पर इंटेंसिटी होती है I0 अपॉन 22, तीसरे नंबर पर इंटेंसिटी होती है I0 अपॉन 61, यहाँ पर इंटेंसिटी अगले वाले की आएगी I0 अपॉन 122, है ना। ये जो है एक छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, वो आप याद रखिएगा। I इक्वल टू I0
2/2n+1 पाई का होल स्क्वायर, ये आएगा बेटा। यानी आप जो है ना ब्राइट का वो निकाल सकते हैं, ये मिनिमा है। लैम्डा बाई ए पर मिनिमा, 2 लैम्डा बाई ए पर मिनिमा, 3 लैम्डा बाई ए पर मिनिमा, 4 लैम्डा बाई ए पर, ये मिनिमा यानी जीरो, मिनिमा यानी जीरो। डार्क स्पॉट, तो ये डार्क स्पॉट जो है वो ये रहेंगे, राइट। अब देखो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की साइज है, देखो दिस इज साइज ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड दिस इज साइज ऑफ द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इट इज साइज ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो देखो if theta is small then sin theta will be nearly equal to theta। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा होगा, राइट। अच्छा, अब जब थीटा नियरली इक्वल टू थीटा हो गया तो मैं पता है क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा एंगुलर थिकनेस ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ दी सेंट्रल मैक्सिमा। वो आप फॉर्मूला जो है ना आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ इसको कर देता हूँ शिफ्ट। देखिए एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ये है आपका w थीटा, इट इज इक्वल टू 2 थीटा। 2 थीटा को मैं लिख दूंगा 2 लैम्डा बाई ए, ये एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट। चलिए अब ये एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो गया ना। अब मैं इसको कहता हूं कि एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो गया है ना। एक मिनट जरा, and angular width of other maximas, angular width of other maximas, अदर मैक्सिमा जो होते हैं बेटा वो थीटा ही होता है केवल, तो वो लैम्डा बाई ए होता है, राइट। अच्छा, अब सवाल ये उठता है ये तो एंगुलर विड्थ हुई, तो लीनियर विड्थ क्या होती है? लीनियर विड्थ मैं बता देता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। देखो जी लीनियर विड्थ, linear width of central maxima, सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता है आप क्या करें W लीनियर बोल दो, L माने लीनियर, वो थीटा माने एंगुलर, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इंटू एफ, 2 थीटा इंटू एफ, एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। एफ जो है ना, एफ इज व्हाट, फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस, क्योंकि सेकंड लेंस से ही कलेक्शन होगा वहाँ पे कॉन्वर्जेंस, तो आपका ये आ जाएगा ट्वाइस लैम्डा एफ अपॉन ए, राइट। लीनियर विड्थ ऑफ द अदर मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ द अदर मैक्सिमा, अदर मैक्सिमा बेटा वो आएगा W, ये तो जो WL है ना ये एक्चुअल में सेंट्रल का हुआ ना, तो आप इसको WLO लिख दो, O माने सेंटर, और WL जो जनरल लिखोगे आप कि बाकी सबका, तो वो थीटा इंटू एफ आएगा, तो लैम्डा एफ अपॉन ए, ये आपका वो आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पता है, ये तो आपका ग्राफ बनाया है मैंने, ये तो क्या बनाया, आपका ग्राफ बनाया है। जो एक्चुअल में डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है ना वो ऐसा बनता है, एक्चुअल में जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा बनता है, एक सेंटर पर जो है ना ब्राइट स्पॉट बनता है, फिर उसके बाद में डार्क बनता है, फिर उसके बाद अगला ब्राइट बनता है, फिर उसका डार्क बनता है, ये दिखता है, इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, ओके। ये जो है ना सेंट्रल, इसको कहते हैं एरीज डिस्क, इसका नाम है, इसका नाम क्या है, एरीज डिस्क। तो दिस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड एज एरीज डिस्क,
इसका नाम है एरिज डिस्क। ये जो विड्थ निकाली है ना अपन ने, ये तो एरिज डिस्क की रेडियस, ये देखो डायमीटर था जो हमने ये निकाला ना, ये डायमीटर था। तो डायमीटर ऑफ एरिज डिस्क वो मैं बता रहा हूं, डायमीटर ऑफ एरिज डिस्क। डायमीटर ऑफ एरिज डिस्क क्या होगा? डायमीटर ऑफ एरिज डिस्क हो गया WLO, दैट इज ट्वाइस लैम्डा एफ अपॉन ए। ओके, रेडियस ऑफ एरिज डिस्क क्या होगा? डायमीटर का आधा, है ना, तो दैट विल बी रेडियस ऑफ द एरिज डिस्क, है ना, लैम्डा एफ अपॉन ए होगा। अब ये तो हमने कैलकुलेट किया, लेकिन एरी ने इसमें करेक्शन किया, है ना, तो एरीज करेक्शन, एरीज ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके एक करेक्शन फैक्टर दिया कि भैया ये सब 1.22 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ दी एरीज डिस्क का उसने करेक्शन करके कहा रेडियस ऑफ द एरिज डिस्क। इसको करेक्शन करके क्या कहा? इसको करेक्शन करके कहा है रेडियस ऑफ द एरिज डिस्क को क्या 1.22 लैम्डा स्मॉल एफ अपॉन ए, ये आपका रेडियस ऑफ द एरिज डिस्क हुआ। ठीक है, ये मतलब उसने करेक्शन कहा 1.22 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ये इसका करेक्शन हो गया। तो ये आपके डिफ्रैक्शन की सारी बातें कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन, पावर रिजोल्यूशन लिमिट, तो वो अपन अगले वीडियो में बात कर लेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है रिजोल्यूशन, पावर रिजोल्यूशन लिमिट, उसके बाद पोलराइजेशन करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्ते।